नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देवघर की स्मृतियाँ। डॉक्टरों के आदेशानुसार वायु परिवर्तन के लिए देवघर जाना पड़ा। चलते समय कवि गुरु की एक कविता बार बार याद आने लगी। ओषुधे डॉक्टरे व्याधिर चे आधि होलो बड़ो, करले जखन अस्थि জ্বর জ্বর तखन बोलले हवा बदल करो। हवा बदलने से क्या लाभ होता है यह सभी जानते हैं, फिर भी लोग जाते ही हैं और मुझे भी जाना पड़ा। मैं 4 दीवारियों से घिरे हुए एक मकान में रहता हूँ। पास के किसी मकान से एक महाशय रात के 3 बजे से फटे बांस की आवाज़ की तरह बेसुरे राग से भजन गाना शुरू कर देते हैं। नींद उचट जाती है और खींचकर बाहर बरामदे में आकर बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे भोर हो जाती है, पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है। सबसे पहले कोयल पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सुबह होने के पहले ही सब शोर मचाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे बुलबुल, श्यामा, गौरैया और कोयल आदि भी जंगल के आम के पेड़ों, मेरे मकान के नींबू के वृक्ष पर, सड़क पर स्थित पीपल के पेड़ पर शोर मचाने लगती। यद्यपि किसी को देख नहीं पाता था, फिर भी लगता जैसे इन सबको पहचानता हूँ। पीले रंग के 2 पक्षी नित्य देर से आते थे और दीवार के पास वाले चीड़ वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर आकर हाजिरी दे जाते थे। अचानक 2 दिन वे दोनों पक्षी नहीं आए। मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि कहीं किसी ने उन दोनों को पकड़ तो नहीं लिया। इधर ब्याज भी काफ़ी हैं, पक्षियों का ही रोजगार करते हैं। लेकिन तीसरे दिन उन्हें यथास्थान देखकर संतोष हो गया। इस तरह सुबह समाप्त हो जाती है। शाम के समय गेट के बाहर सड़क के एक ओर आकर बैठ जाता हूँ। टहलने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसीलिए जो लोग टहलते रहते हैं उनकी ओर हसरत भरी निगाहों से देखता रहता हूँ। टहलने वालों में अधिकतर मध्यम वर्ग के पुरुष और नारी ही थे। उनमें कुछ के पैर फूले रहते थे, जिसे देखते ही समझा जाता था कि बेरी बेरी के रोगी हैं। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। जबकि सर्दी का मौसम नहीं है, फिर भी अपने फूले हुए पाँव को ढकने के लिए ये मौजा पहनते हैं। किसी की धोती जमीन लथेड़ती, इससे उन्हें चलने में कष्ट हो रहा है, फिर भी लोगों की नज़र से वे अपने आप को बचाना चाहते हैं। मुझे सबसे अधिक दुख होता था एक दरिद्र लड़की को देखकर। रोग मुक्त होकर भी पैदल चलकर पुनः खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लेगी और तब पति पुत्र वाली गृहस्थी में जाकर अपने नारी जीवन को सार्थक करेगी। मैं अपनी जगह पर बैठा यही सब सोचा करता था। एक बंगाली लड़की इससे अधिक क्या कामना कर सकती है। मैं मन ही मन आशीर्वाद देते हुए कामना करता कि वह स्वस्थ होकर अपने घर वापस चली जाए। जिन 3 लड़कों ने उसकी जीवन शक्ति का शोषण कर लिया है, उन्हें जीवित रहने के लिए उसमें आत्मबल और शक्ति पैदा हो जाए। यह किसकी लड़की है, किसकी बहू है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह लड़की हमारे देश की उन असंख्य लड़कियों का प्रतीक बनकर मेरे मन में जो एक लकीर खींच गई, वह कभी मिट न सकेगी। मेरे साथ एक जवान मित्र निस्वार्थ सेवा करने के लिए आए हुए थे। कलकत्ता में बीमारी के समय जैसा देखा था, ठीक वैसा ही यहाँ भी पाया। अक्सर वह कह उठता, चलिए भाई साहब, कहीं टहल आया जाए। मैं कहता, तुम टहल आओ, मैं यहीं बैठा रहूँगा। वह असहिष्णु होकर कहता, आपसे अधिक उम्र के व्यक्ति चहलकदमी कर रहे हैं, अगर आप टहलेंगे नहीं तो भूख कम लगेगी। मैं कहता, पर बेकार घूमना मुझे पसंद नहीं भाई। वे नाराज होकर अकेले ही चले जाते, लेकिन जाते समय मुझे सावधान कर दिया करते, अंधियारा होने के पहले वापस आ जाइएगा। नौकरों से लालटेन मंगवा लीजिएगा। इधर करैत सांप अधिक है, कहीं बदन पर पैर पड़ गया तो खैर नहीं। उस दिन मित्र साहब कहीं गए हुए थे। शाम का समय था। कुछ लोग भोजन का समय हो गया है समझकर तेजी से अपने घर की ओर जा रहे थे। संभवतः ये सभी लोग व्याधि से घिरे हैं और शाम होने के पहले ही अपने दबड़े में प्रवेश कर जाते हैं। उन लोगों के चलने की गति देखकर मुझे भी जोश आ गया। सोचा, चलो कुछ दूर टहल आऊं। उस दिन काफ़ी देर तक टहलता रहा। अंधकार समीप होने के कारण घर की ओर ज्यों ही रवाना हुआ तो देखा पीछे पीछे एक कुत्ता भी चला आ रहा है। मैंने उससे कहा, क्या है रे, मेरे साथ चलेगा? अंधियारे रास्ते का तू ही साथी बन जा। वह दूर खड़ा अपनी पूंछ हिलाता रहा। मैं समझ गया उसे मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। फिर मैंने कहा, अच्छा
आ मेरे साथ। कुछ दूर आगे बढ़कर प्रकाश के सामने देखा, वह दुबला पतला वृद्ध सा है। बदन पर अधिकांश जगहों पर बाल नहीं है, कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। अपनी जवानी के समय शक्तिवान रहा होगा, इसमें संदेह नहीं। उसी कुत्ते से बातचीत करता हुआ मैं घर के सामने आ गया। दरवाज़ा खोलकर मैंने कहा, आओ, भीतर आओ, आज तुम मेरे अतिथि हो। वह बाहर खड़ा पूँछ हिलाता रहा। भीतर आने का साहस नहीं हुआ। तभी नौकर लालटेन लेकर आया। दरवाज़ा बंद करते देख मैंने कहा, आज दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह कुत्ता आए तो उससे कुछ खाने को दे देना। 1 घंटे बाद जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि कुत्ता भीतर नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आकर देखा, दरवाजे के पास ही अतिथि महोदय खड़े हैं। प्रत्युत्तर में मेरी ओर देखते हुए पूँछ हिलाने लगे। मैंने कहा, आज अवश्य भोजन करना, बिना खाए मत जाना, समझे? इस प्रश्न के उत्तर में वह बराबर पूँछ हिलाने लगा। मैं समझ गया वह राजी है। रात के समय नौकर ने आकर सूचना दी कि कल वाला कुत्ता बाहर बरामदे में आकर बैठा है। रसोइये को बुलाकर मैंने कहा, आज वह मेरा अतिथि है, उसे भरपेट भोजन दिया जाए। दूसरे दिन पता चला कि अतिथि महोदय मौजूद हैं। आतिथ्य की मर्यादा लंघन की आराम से बरामदे में पड़े हैं। फिर भी मैंने कहा, खैर रहने दो, उसे भरपेट भोजन अवश्य दिया जाए। मुझे यह ज्ञात था कि नित्य काफ़ी भोजन फेंक दिया जाता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपत्ति थी, और वह भी भयंकर आपत्ति। हम लोग के बड़े भोजन की हकदार थी बगीचे की मालिन। मुझे यह बात नहीं मालूम थी। मालिन देखने में जवान है, खूबसूरत है और भोजन के संबंध में संत है। नौकरों का झुकाव उस पर अधिक है। फलस्वरूप मेरा अतिथि उपवास करता है। शाम के समय जब टहलने निकलता हूँ तो नित्य उसे सड़क पर पहले से ही स्वागत में खड़ा देखता हूँ। चलते चलते पूछता, क्यों भाई, आज गोश्त कैसा बना था? उसकी हड्डियों में तुम्हें स्वाद मिला या नहीं? उत्तर में उसे पूँछ हिलाते देख मैं समझ गया, गोश्त उसे पसंद आया था। मुझे यह नहीं मालूम था कि मालिन ने उसे बगीचे से खदेड़ दिया है। अब बाग में घुसने नहीं देती। फलस्वरूप बेचारा सड़क पर मेरी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। इस कार्य में मेरे नौकरों का भी हाथ था। अचानक दरवाजे पर छाया देखकर मैं चौंक उठा। देखा मेरे अतिथि महोदय सामने खड़े होकर पूँछ हिला रहे हैं। दोपहर होने के कारण सभी नौकर सो गए हैं, इसीलिए हजरत चुपचाप कैसे ऊपर तक चले आए हैं। सोचा शायद 2 दिन से दिखाई न पड़ने के कारण मुझे देखने के लिए चला आया है। कहा, आओ दोस्त, चले आओ। लेकिन वो आगे नहीं आया। पूछा, खा पी चुके? क्या क्या खाया? अचानक उसकी आंखों की छोर पर पानी दिखाई पड़ा। लगा जैसे वह मेरे पास फरियाद लेकर आया है। चिढ़कर मैंने नौकर को आवाज़ दी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मेरा मित्र भाग गया। नौकर के आने पर पूछा, आज कुत्ते को खिलाया गया था? जी नहीं, मालिन ने उसे भगा दिया। खाना जो बचा था उसका क्या हुआ? मालिन सब उठा ले गई है। चिल्लाहट सुनकर मेरे मित्र महोदय आंखें मीचते हुए ऊपर आए। कहा, भाई साहब, आप भी अजीब तमाशा करते हैं। इंसान को तो भरपेट भोजन मिल नहीं रहा है और आप कुत्ते के लिए परेशान हो रहे हैं। मित्र महोदय जानते हैं कि इस अकाट्य युक्ति का कोई जवाब नहीं है। मैं चुप रह गया। किसकी फरियाद किसके द्वारा वहाँ पहुँचती है, उन्हें कैसे समझाऊँ? समझाना मेरे बूते का कार्य नहीं है। खैर जो भी हो, मेरे अतिथि को बुलाया गया है और उसे बरामदे के कोने में जगह दे दी गई। आज सुबह से सामान वगैरह बांधा जा रहा था। दोपहर को गाड़ी जाती है। गेट के सामने बैलगाड़ी आई, उस पर सभी सामान लाद दिया गया। मेरे अतिथि महोदय आज बहुत व्यस्त रहे। कुलियों के साथ दौड़ दौड़ कर खबरदारी कर रहे थे कि वहाँ कोई सामान छूट न जाए। उसका उत्साह सबसे अधिक था। टिकट खरीद लिया, माल असबाब गाड़ी पर चढ़ा दिया गया। तभी मेरे मित्र ने आकर सूचना दी कि गाड़ी छूटने वाली है। जो लोग मुझे पहुंचाने आए थे सभी को इनाम दिया गया, सिर्फ मेरे अतिथि को नहीं दिया गया। गर्म हवा के झोंके से आंखों में अंधेरा छा गया। उस अंधकार में मैंने देखा स्टेशन के बाहर फाटक के पास अतिथि महोदय खड़े एकटक देख रहे हैं। गाड़ी चल पड़ी। वापस लौटने के लिए मेरा मन व्याकुल नहीं था। सिर्फ रह रह कर यही याद आ रही थी कि आज मेरा अतिथि जब वापस जाएगा तो देखेगा कि लोहे के फाटक वाला दरवाज़ा बंद है। अब उसके भीतर प्रवेश करना मुश्किल है। 2 दिन तक इधर उधर टहलता रहेगा। शायद सुनसान दोपहर में दीवार फाँद कर भीतर आकर मेरी तलाश करे
फिर जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। शायद उससे तुच्छ जीव शहर में और कोई नहीं है, फिर भी देवघर की स्मृति में उसे स्मरणीय बनाने की इच्छा से यह कहानी लिख दी।